Good morning, students. Today our chapter is nomadic empire. तो अगर हम nomadic empire की बात करें, इसमें हम मंगोल्स के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने गेंगिस खान, जिसको चंगेज खान कहते हैं, उसके अंडर में कैसे ये एम्पायर आगे बढ़ा, किस तरीके से आगे चला। नोमैड्स मतलब होते हैं जो घूम फिर कर अपने जीवन यापन करते हो। तो ऐसे लोग जो मंगोल्स थे, जो मंगोलिया से आए थे, लेकिन धीरे धीरे पूरी दुनिया को कैप्चर करते चले गए। तो टर्म जो नोमैडिक एम्पायर है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, उसमें मतलब बहुत सारे विवाद है, क्योंकि नोमैड्स जरूरत तौर पर हम कहेंगे ऐसे लोग जो घूम फिर कर अपनी आजीविका चलाते हैं। ठीक है, सिंपल सी लाइफ होती है इनकी, बिल्कुल लिमिटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं कि थोड़ा बहुत ट्रेड कर लिया, अपना जीवन चला लिया, खाने पीने के लिए थोड़ी बहुत वस्तुएं हैं वो इन्हें मिल जाती थी, खाने पीने के लिए शिकार कर लिया। अच्छे शिकारी थे लोग, घूम फिर कर अपना जीवन यापन करने वाले। ठीक है, और पॉलिटिकल सिस्टम और आइडिया जो ये सजेस्ट करता है कि एम्पायर की थोड़ी बहुत टेरिटरी फिक्स हो सकती हैं। ठीक है, और एंड बेसिक पॉलिटिकल सिस्टम while the idea of empire suggests fixed territories, advanced economy and strong administrative control। लेकिन जो आगे चल के बात आई वो था जी, इन्होंने अपनी एक फिक्स टेरिटरी बना ली, ऐसी इकोनॉमी जो बहुत एडवांस थी, जो बहुत आला दर्जे की, बहुत अच्छे लेवल की थी, और ऐसा कंट्रोल ताकि पूरा जो आपका मंगोल एम्पायर था वो एकजुट रहा। इस तरीके का राजा जिसने सबको एकजुट करके रखा। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये बहुत छोटी है। अगर हिस्ट्री हमें हिस्ट्री जो हमें बताती है नोमैडिक ग्रुप्स के बारे में, वो ये बताती है कि इनका एम्पायर बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा एम्पायर जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत थी। ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड एम्पायर की हर चीज का एक ऑर्गेनाइजेशन था, चीजों को बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया था, एम्पायर को बड़ा अच्छे तरीके से बनाया गया था। तो चैप्टर ऐसी एक एम्पायर पर फोकस कर रहा है जिसको हम नोमैडिक एम्पायर करते हैं। मंगोल से जो सेंट्रल एशिया से, मंगोल सेंट्रल एशिया के थे, जो चंगेज खान, गेंगिस खान के अंडर में उन्होंने ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर, ऐसा एम्पायर जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था। ठीक है, और बहुत बड़ा एम्पायर बनाया कब? 13th और 4th सेंचुरी में, स्ट्रेचिंग अक्रॉस यूरोप एंड एशिया, मतलब यूरोप और एशिया के अंदर इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया चंगेज खान ने। तो ये चंगेज खान है। अगर कंपेयर किया जाए एग्रेरियन एम्पायर, जो दूसरे छोटे मोटे एम्पायर्स थे, ठीक है, तो कौन से, कहां के एग्रेरियन एम्पायर, मतलब जो छोटी मोटी इकोनॉमी थी जिसमें चाइना, मंगोल की सोसाइटीज थी, वो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थे, इतने ज्यादा जटिल नहीं थे इकोनॉमिकली कि किस तरीके से ट्रेड होता है, लेकिन बहुत दूर दराज के थे। तो सेंट्रल एशियन जो नोमैड्स थे उन्होंने इंटैक्ट किया आसपास के एरियाज के साथ, आसपास की सिविलाइजेशन के साथ, उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा, और बदले में नोमैडिक एम्पायर जो था मंगोल से, उनसे भी उन सिविलाइजेशन ने बहुत सीखा। तो जो चंगेज खान थे, गेंगिस खान, ठीक है, उन्होंने अपना ट्रेडिशनल कस्टम्स, ठीक है, बनाए ताकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री सिस्टम, और ऐसा मतलब ऐसे तौर तरीके अख्तियार किए जिसमें ऐसा लगे कि मिलिट्री सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, कि बहुत बड़ी मिलिट्री है, चंगेज खान को हराया नहीं जा सकता। प्लस ऐसी सरकार जिससे पार पाना बड़ा मुश्किल था। अब अपने इतने बड़े एम्पायर की वजह से, अब देखिए इतना बड़ा एम्पायर जिसमें हर तरीके के लोग, अलग अलग तरीके की इकोनॉमीज, ठीक है, पूरी जटिल इकोनॉमीज थी, कि ऐसी कह दो कि अर्थव्यवस्थाएं जो आपस में बड़ी जुड़ी हुई थी,
प्लस धर्म, ठीक है। अब दे कुड नॉट सिंपली, अब देखिए स्टेपिस का जो तौर तरीके थे, ट्रेडिशन थे, वो नहीं थोपे जा सकते। इसके अगर स्टेपिस के तौर तरीके, स्टेपिस एरिया में जब इन्होंने राज किया तो वहां के परंपराओं को नहीं अपनाया, बल्कि अपने आप को एडजस्ट किया, अपने आप को नया बनाया, नए तरीके का नोमैडिक एम्पायर, ठीक है। इन्होंने यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया की हिस्ट्री नहीं, बल्कि मंगोल ने अपने तरीके से अपना समाज बनाया, अपने तरीके से अपने आप को स्ट्रेच किया, अपने तरीके से अपने आप को बढ़ाया, अपने तरीके से अपने एम्पायर को संभाला, मतलब हर चीज अपने तरीके से की। पहले ये एडजस्ट हुए आकर एशिया में और यूरोप में, फिर अपनी एक हिस्ट्री क्रिएट की, अपने कल्चर क्रिएट किया, अपना एम्पायर क्रिएट किया और अपने ट्रेडिशंस, अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज को ये लाए, ठीक है। सिंस जो स्टेपीज नोमैड्स डिड नॉट प्रोड्यूस मच रिटर्न, अब देखिए स्टेपीज के जो नोमैड थे, ठीक है, उनका खुद का कोई लिटरेचर नहीं था। सो ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है, अगर हम ज्यादातर इंफॉर्मेशन देखें स्टेपीज के नोमैड्स के बारे में, ठीक है, वो कोई ग्रंथों से आती है, कोई लिखित चीजों से आती है, क्रॉनिकल्स कोई पुरानी किताबों से आ गई, ठीक है, कोई ट्रेवलॉग की ट्रेवल अकाउंट हो, कोई ट्रेवल किया हो वहां पर, ठीक है, या वहां पर कोई चीज रिटन डॉक्यूमेंट्स हो, वहां के जो ऑथर से उन्होंने कोई लिखकर छोड़ा हो, ठीक है। तो जो राइटर्स हैं उनका जो विचार है, उनके जो मत हैं, वो बायस हैं भी, है भी, नहीं भी, ठीक है, और उनका कोई विचार नहीं है, उनके बारे में कुछ बताया नहीं गया, ठीक है। तो वो नोमैड्स को बारबेरिक और प्रीमिटिव, प्रीमिटिव मतलब पुरानी सोच का, बारबेरिक मतलब ऐसे लोग जो ग्रीक भाषा ना बोलते हो, मतलब जिनकी भाषा बर्बर हो, मतलब बर्बर भाषा वाले, तो इन्हें बर्बर भाषा वाले, ठीक है। अनसिविलाइज्ड मतलब ऐसे लोग जिन्हें रहना खाना नहीं आता हो, अलग तरीके की सोच वाले, पुरानी सोच वाले, बर्बर तरीके के, या ऐसे लोग जिनको सोसाइटी में रहने का नहीं पता, इनको इस तरीके से दर्शाया गया, ठीक है। और जो सक्सेस है मंगोल्स की, मंगोल की जो सक्सेस है वो अट्रैक्ट होती है किसकी तरीके से, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को अट्रैक्ट किया। मंगोल्स की जो सक्सेस थी, ठीक है, मंगोल की जो सक्सेस थी उसने अलग अलग बड़े बड़े विद्वानों को अट्रैक्ट किया, जिसमें बुद्धिस्ट विद्वान हो गए, कन्फ्यूशियंस हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, तुर्किश हो गए, मुस्लिम्स हो गए, जिन्होंने मंगोल के प्रति सिंपथी की, अपनी सांत्वना भी की, और अपने अकाउंट्स के अंदर मंगोल्स को अच्छा भी बताया, मंगोल्स के बारे में उन्होंने लिखा। तो दे राइटिंग्स हेल्प अस क्वेश्चन द ट्रेडिशनल इमेज ऑफ नोमैड्स एज मेयरली प्रिमिटिव बारबेरियंस। तो हम की हिस्टोरियंस ने सेडेंट्री हिस्ट्री के थे, उन्होंने नोमैड्स को प्रिमिटिव बारबेरियंस बताया। फिर आगे चल के आगे बताया कि प्रिमिटिव, ठीक है, ये पुराने लोग हैं, ऐसी समाज से जो एक जगह रहते थे, ठीक है। और बर्बर मतलब हो सकता है कि ये मंगोल्स अलग जगह से आए थे, अलग तरीके के लोग थे, इसलिए इन्हें बर्बर बताया गया। अब मॉडर्न रिसर्च जो है आज की, ठीक है, रशियन स्कॉलर्स जो थे 18th और 19th सेंचुरी के, उन्होंने रिसर्च मंगोल्स पर, ठीक है, जब जार वहां पर रूल करते थे, तब उन्होंने रशियन स्कॉलर्स ने 18th और 19th सेंचुरी में एक बहुत अच्छी रिसर्च की इनके बारे में बहुत चीजें खोजी, जब जार का वहां कंट्रोल था सेंट्रल एशिया के ऊपर। और ये किस पर थी, उनके कॉलोनियल सर्वे पर। ये जो स्टडीज थी जो इन्होंने की, ठीक है, रशियन स्कॉलर्स ने, ट्रैवल नोट्स एंड सर्वेज रिटन बाय, जो ट्रैवल नोट्स लिखे गया सोल्जर्स के द्वारा, ट्रेडर्स के द्वारा, अर्ली हिस्टोरियंस के द्वारा, कि किस तरीके के ये लोग थे, कैसे कैसे लोग थे, इनका जो कल्चरल बैकग्राउंड क्या था,
और किस तरीके से इन्होंने अपनी सोसाइटीज को बनाया। और सोवियत पीरियड के टाइम जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर से उन्होंने मंगोल सोसाइटी को, ठीक है, किन तरीकों से बताया, इकोनॉमिक तरीके से बताया और ट्राइबल से फ्यूडल मोड की तरफ चलते, मतलब ये कबीले के लोग होते हुए और राजा बने और राजशाही सत्ता लोगों पर थोपी इन्होंने। इतना छोटा ढांचा होते हुए भी बहुत सारे जो स्कॉलर्स में विद्वान हुए, जिसमें बोरिस व्लादिमीरोत्सव, ठीक है, उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, उनकी बहुत बड़ा साथ है। किसको लेकर? बोरिस व्लादिमीरोव ने मंगोल लैंग्वेज की स्टडी की और उनके कल्चर की, ठीक है, और वैल्यूएबल रिसर्च की किस पर? मंगोल सोसाइटी पर, उनकी लैंग्वेज पर, ठीक है। और दूसरे हैं जी वसेली बारटोल्ड, जिन्होंने सेम मंगोल सोसाइटी के ऊपर, ठीक है, मंगोल लैंग्वेज के ऊपर, मंगोल कल्चर के ऊपर, ठीक है, और जो ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो मंगोल एम्पायर वाज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ट्राइबल की, देखिए धीरे धीरे ट्राइबल से किधर की तरफ जा रहा है, जो ये आपके जो मैं ये बता रहा था मार्क्सिस्ट स्कॉलर थे, इन्होंने कहा कि उसमें बदलाव आ रहा है। किसमें? किसकी बात कर रहे हैं हम? मंगोल एम्पायर की। मंगोल एम्पायर में एक ट्रांजिशन आया, वो अलग तरीके से बदले। और बारटोल्ड ने एडमायर किया था, बारटोल्ड ने एडमायर किया था, ठीक है, गेंगिस खान, बट द स्टालिन गवर्नमेंट डिड नॉट। बारटोल्ड ने तो बोला कि बहुत अच्छा व्यक्ति था ये, ठीक है, सिंपैथेटिक वर्क, ठीक है, लेकिन स्टालिन ने इस चीज को कभी हाँ नहीं भरी कि बारटोल्ड ने जो बोला कि गेंगिस खान बहुत आला दर्जे का एक राजा था, ठीक है। और फिर क्रुश्चेव का जो लिबरल एरा था, हिज राइटिंग वर पब्लिश, लेकिन क्रुश्चेव के टाइम पर अब बारटोल्ड की जो राइटिंग थी उनको स्टालिन ने सेंसर कर दिया, काट छांट दिया, रोक दिया। लेकिन जैसे ही मैं बोल रहा हूं कि जैसे ही क्रुश्चेव आया, निकिता क्रुश्चेव, जो एक आप कह दो कि ऐसे व्यक्ति जब सोवियत यूनियन की, ठीक है, अमेरिका के साथ ठन गई थी, युद्ध हो गया था, तो उस पर अगर बात करें तो आपके निकिता क्रुश्चेव के आते ही इन्होंने इनकी राइटिंग्स को छापा। किसकी? वेस्ली बारटोल्ड की। अब अगर हम बात करें कि जो मंगोल एम्पायर था वो स्ट्रेच करता था अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, तो सोर्स अलग अलग भाषाओं में हो सकते हैं इनके। तो प्रॉब्लम्स क्या थी? जो सोर्स थे मंगोल हिस्ट्री के वो अलग अलग लैंग्वेजेस में हो सकते हैं, चाइनीज में, मंगोलियन, पर्शियन, अरेबिक, इटालियन, लैटिन, फ्रेंच, रशियन। तो हिस्टोरियन के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि किस भाषा में पढ़ा जाए, क्योंकि इनका जो वास्ट स्ट्रेच था वो बहुत दूर तक था, ठीक है। तो मंगोलियन और जो चाइनीज से, ठीक है, वर्जन अर्ली सबसे पहले उसे नरेट किया गया, उसे तब्दील किया गया। तो द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल, जो इसके अर्ली नरेटिव्स थे चंगेज खान के, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल, वो सबसे अलग है। वो उसका जो वर्जन है वो सबसे अलग है। ये समटाइम डिफरेंट वर्जन ऑफ सेम टेक्स्ट ग्रेटली वेरिड की जो एक जैसी चीजें थी उनमें अलग था। सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल जिसका अलग फीचर है, किसमें? मंगोल और चाइनीज वर्जन में, ठीक है। और मंगोल्स ने छोटा मोटा लिटरेचर जो दूसरे फॉरेन स्कॉलर्स के द्वारा भी लिखा गया, दूसरे जो फॉरेन स्कॉलर्स थे उन्होंने भी छोटा मोटा जो लिटरेचर था मंगोल्स के बारे में लिखा, जो बाहर से लोग आए। और मार्को पोलो ट्रैवल जो थे, जो लैटिन और इटालियन में अलग तरीके से बताता है। अब मंगोल्स ने छोटा मोटा जो हिस्ट्री थी, ठीक है, उनको इंटरप्रेट किया, उनकी एक्यूरेसी को देखा। अब स्कॉलर्स
जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए जिसमें इगोर डी याशफील्ड, ठीक है, जिन्होंने किस पर लिखा था, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल, और gerhard डियोफर, इगोर डी रैशफील्ड जिन्होंने एक किताब लिखी थी, कौन सी, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल। इन स्कॉलर ने भी इन किताबों पर काम किया। और gerhard डी फोर्ड, ठीक है, डियोफर जो थे, मंगोल्स और तुर्किक टर्म्स इन पर्शियन हाईलाइट द चैलेंज। अब देखिए इन्होंने मंगोल्स के ऊपर और तुर्किश टर्म जो थी, पर्शियन में तुर्किश टर्म जो थी उनके ऊपर भी लिखा। लेकिन वही बात है कि इनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए जब ये मंगोल्स की हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, या ये था कि किसी ने अलग भाषा में लिख दिया। भाषाई आधार पर जब ये स्कॉलर्स पढ़ रहे थे तो इनको अलग अलग चीजें पता लगी, या इनका जो प्रभाव था वो अलग अलग था, हर भाषा में अलग तरीके का प्रभाव था, ठीक है। अब मंगोल्स एक डाइवर्स ग्रुप था, किसके साथ, लिंक्ड बाय ततार्स बाय लैंग्वेज से तो ये ततार से मिलता था, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ इनक्रेडिबल मिलिट्री और पॉलिटिकल अचीवमेंट, जो चंगेज खान के सक्सेसर थे, ठीक है, मच अबाउट द मंगोल एंड देयर एम्पायर रिमेन टू बी एक्सप्लोर्ड, भी आज भी इतनी अच्छी मिलिट्री होते, इतना जबरदस्त एम्पायर बनाए, लेकिन आज भी बहुत सारा खोजना चीजें बाकी हैं, ठीक है। और देयर स्टोरी चैलेंजेस ओल्ड स्टीरियोटाइप अबाउट, कि पुरानी सोच किसके बारे में, नोमैड्स के बारे में, कि किस तरीके से उन्होंने एक पावरफुल किंगडम बनाया और एक इन्फ्लुएंशियल दुनिया के सामने एक ऐसा एम्पायर जो पूरी दुनिया से कनेक्ट रहा और उसको पूरा तब्दील कर दिया, उन्होंने तरीके तब्दील कर दिए। जब ये लोग आए थे अलग थे, लेकिन जब ये यूरेशिया में आए इन्होंने अपनी हिस्ट्री को बदला, इन्होंने अपने तौर तरीके बदले और वहीं के होकर रह गए, या अपने आप को ढाला। तो इन्होंने इस लैंड को अपने तरीके से ट्रांसफॉर्म किया। राइज ऑफ मंगोल अंडर चंगेज खान, गेंगिस खान के अंडर। अब अर्ली 2200 में, ठीक है, 1200 में बड़े बड़े एम्पायर्स, मेजर एम्पायर थे यूरोप के, एशिया के, धीरे धीरे उन्होंने, ठीक है, कि सेंट्रल एशिया से जो मंगोल हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बनते जा रहे हैं, तो उनके लिए डर था। तो नई पावर किसके अंडर में, गेंगिस खान के, जिन्होंने मंगोल के पूरे कबीले को इकट्ठा किया और सेंट्रल एशियन स्टेपीज के अंदर ये रहते थे, वहां से चले मंगोलिया से और पूरी दुनिया पर कब्जा करते चले गए, यूरोप और एशिया पर। अब चंगेज खान की जो महत्वाकांक्षाएं, अब चंगेज खान का गोल वॉज नॉट जस्ट टू फॉर्म ए ट्राइबल, की हमारा जो कबीला उसके बीच में गुटबाजी नहीं कर लिया, लेकिन पूरे वर्ल्ड पर रूल करना है, कि डिवाइन मिशन ऑफ गॉड टू डू सो, उसे एक भगवान के द्वारा शक्ति दी गई है, ऐसा मिशन दिया गया, ऐसा, ठीक है, उसे लक्ष्य दिया गया कि पूरे वर्ल्ड पर राज करना है, या वो ज्यादा से ज्यादा दुनिया को कैप्चर करना चाहता है। ऐसा उसे अपनी लाइफ टाइम में इसने अपनी मिलिट्री को, मंगोल ट्राइब को कंसोलिडेट किया और मिलिट्री कैंपेन आसपास के एरिया में, कहां पर, नॉर्थ चाइना में, ठीक है, और नॉर्थ चाइना में मिलिट्री कैंपेन्स किए इसने, ट्रांसैक्सोनिया, अफगानिस्तान, ईस्टर्न ईरान और रशियन स्टेपीज का एरिया जो था, चंगेज खान का एक लक्ष्य था जिंदगी का कि वो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब चंगेज खान की डेथ के बाद इसके जो सक्सेसर थे, इसके बाद आने वाले जो इसके बेटे थे या इसके पोते थे, ठीक है, जो इसके डिसेंडेंट थे, वो इसके, ठीक है, सपने को पूरा करते रहे और अपना जो मंगोल एम्पायर को आगे बढ़ाते रहे। और
ऐसा बनाया जिसको हमने कहा कि लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे बड़ा राज्य ये बना। ऐसा राजा जिसने बहुत एरिया पर राज किया, जो यूरोप और एशिया में फैला हुआ था। अब है जी मोंके, डेक्लेरेशन ऑफ पावर। चंगेज खान का जो ग्रैंडसन था मोंके, जिन्होंने 1215 से लेकर 1260, फ्रेंच किंग लुइस 11, ठीक है, उनको एक मैसेज भेजा और क्या बोला, उन्हें क्या बोला, मोंके ने फ्रेंच किंग को, देर आर ओनली वन एटर्नल स्काई, कि दुनिया में एक ही पवित्र आसमान है, वो है भगवान। दुनिया में एक ही भगवान है स्वर्ग के अंदर, और इस धरती पर भी एक ही भगवान है, और वो है जी चंगेज खान। और चंगेज खान पूरी दुनिया का राजा है। तो मंगोल जो थे पूरी दुनिया पर राज कर रहे, और उनकी, ठीक है, उनके भाग्य में क्या था, दुनिया में शांति लाना और एकता लाना। अब चंगेज खान जो था अपने राज के अंडर लोगों को एकजुट करना चाहता था, एकता लाना चाहता था, और अपने कबीले के, अपने पूरे मंगोल वर्ल्ड को एकजुट करना चाहता था। और मंगोल के जो राजा थे मोंके, ठीक है, उन्होंने वार्न किया दैट इफ अदर रूलर्स इग्नोर द डिवाइन कमांड, की हमने जो कमांड दी है कि आज से चंगेज खान उनका राजा है, ठीक है, अगर विरोध करने की कोशिश की तो एक तरीके से मंगोल उन्हें हरा देंगे। वो चाहे कितनी दूर हो, कहीं भी बैठे हो, मंगोल वहां पहुंचकर उन्हें हराएंगे। इससे अच्छा ये है कि आप मंगोल को अपना राजा मान लो, चंगेज खान को ये मान लो कि वो आपका राजा है, वो आप पर राज करने के लिए ही इस दुनिया में उसका अवतरण हुआ है। मंगोल के मिलिट्री कैंपेन। मंगोल के मिलिट्री कैंपेन और जितनी भी वार्निंग्स थी, वो कोई शब्द नहीं थे, महज शब्द हो कि अगर किसी ने, अगर मोंके ने ये बोला कि चंगेज खान उनका राजा है, चंगेज खान को उनका राजा मान लो, तो वो एक शब्द नहीं है। इसका मकसद ये था कि सबके मन में डर पैदा करना और ये कहना कि आज से चंगेज खान ही। और दूसरा जो ग्रैंडसन थे, पोते थे, वो थे जी बातू, ठीक है। मिलिट्री कैंपेन उन्होंने भी अपनी सेना को दूर दराज के एरिया में भेजा। कब? 1236 से लेकर 1241। उनकी आर्मीज ने कहां कहां तबाही मचाई? रशिया, मॉस्को तक पहुंच गए, पोलैंड को, हंगरी को अपने अंडर में किया। मतलब ये सोवियत यूनियन के पार्ट हैं, पोलैंड, हंगरी और वियना, जहां पर आपको पता होगा नेपोलियन के साथ 3 सुपर पावर्स ने संधि की थी, ट्रीटी ऑफ वियना। वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, वहां तक, यूरोप के वियना तक, बाहर, वियना के बाहर तक ये पहुंच गए। मतलब वियना के अंदर जाने वाले थे, वियना तक का यूरोप इसने खत्म कर दिया, तबाह कर दिया, या लोगों को विवश कर दिया अपने अंडर आने में या अपने सामने नतमस्तक होने में, ठीक है। अब परसेप्शन ऑफ क्या सोचते थे 13th सेंचुरी में, ठीक है। अब 13th सेंचुरी में मंगोल की जो शक्ति थी उसके बारे में क्या सोच थी, क्या धारणा बनाई गई थी, ठीक है, कि एटर्नल स्काई है, और कि एक तरीके से ये जान पड़ता था कि जो मंगोल है उनका सपोर्ट तो भगवान भी कर रहा है। तो चाइना के, मिडिल ईस्ट के और इवन यूरोप के लोगों ने क्या देखा? मंगोल के जो आक्रमण है एज ए डिवाइन पनिशमेंट और रैथ ऑफ द गॉड, गॉड के द्वारा मचाई गई तबाही, सिग्नलिंग द अप्रोच ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। ऐसा दिन जिस दिन सबको न्याय मिलेगा, ऐसा दिन, एक ऐसा दिन सबका आएगा, ठीक है, जब सबको जज किया जाएगा। तो ऐसा दिन आ गया जब हमें
ये कहना कि या तो हम मंगोल के साथ हैं या हम मर जाएं, या मंगोल की अधीनता स्वीकार कर लीजिए, इधर मंगोल आपको बिल्कुल तबाह कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अब है जी क्वेश्चंस अबाउट मंगोल एम्पायर। क्या क्वेश्चन है? अब मंगोल्स ने जो अपना एम्पायर बनाया वो अलेक्जेंडर द ग्रेट उससे भी बड़ा, उससे भी बहुत अच्छा, ठीक है। बहुत सारे सवाल, ठीक है। हाउ डिड दे मैनेज टू क्रिएट एंड गवर्न, इतना बड़ा एम्पायर बनाया, उसको चलाते कैसे थे? हाउ डिड दे कम्युनिकेट एंड कंट्रोल सच डिस्टेंट लैंड इन टाइम विदाउट मॉडर्न, की ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, फिर कैसे दूर के एरिया तक वो कनेक्ट हो पा रहे थे। अब चंगेज खान ये मानते थे कि उन्हें भगवान ने भेजा है। हाउ डिड दी, तो अगर उन्हें भगवान ने भेजा है तो अलग तरीके का समाज, अलग तरीके की कल्चर्स की, अलग तरीके की लोगों की सोच के, अलग अलग सोच के लोग, अलग अलग धारणाओं के लोग आ गए, अलग अलग जातियों के लोग आ गए, अलग अलग ग्रुप्स के लोग आ गए। अब अलग अलग डाइवर्स ग्रुप के लोगों को में तो इतनी विविधताओं से भरा हुआ इनका साम्राज्य था, तो उनको कैसे कंट्रोल किया होगा चंगेज खान ने? चंगेज खान सब लोगों को कैसे खुश रख पाया होगा, या सबको एक साथ कैसे रह पाया होगा? आप आगे क्वेश्चन कि क्या मंगोल जो रूलर्स थे, क्या मंगोल का जो, ठीक है, एरिया था, उसके अंदर डाइवर्सिटी या प्लूरैलिटी, उसको जिंदा रहने दिया गया? प्लूरैलिटी मतलब अलग अलग जाति, धर्म, भाषा के लोगों को जिंदा रहने दिया गया, अलग अलग तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को जिंदा रहने दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग अलग तरीके के होंगे, क्योंकि अलग अलग देशों को जब अपने अंडर में किया, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन अलग, गवर्नेंस अलग, तो किस तरीके से रहा होगा? क्या उन्हें दबा दिया गया? अब मंगोल के अगर समाज को हम समझे, मंगोल की जो सोसाइटी, अब पहले हम मंगोल कौन थे, कहां रहते थे, कैसे वो लोगों के साथ जुड़े, और उनका समाज और उनकी जो राजनीति थी वो कैसी थी, ठीक है। अब हु द मंगोल्स वर, अब मंगोल्स कौन थे? डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल, अलग अलग कल्चर से। वो किससे मिलते जुलते थे? ततार से, खैतान से, मंचूस से ईस्ट से, और तुर्किक ट्राइब जो थी वेस्ट में, ठीक है। और कुछ मंगोल्स जो थे वो पेस्ट्रोलिस्ट भी थे और कुछ हंटर गैदरर्स भी थे, ठीक है। अगर हम बात करें मंगोल्स की, वो हंटर गैदरर्स भी थे, पेस्ट्रोलिस्ट भी थे, ठीक है, हॉर्सशिप, ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके से हंट किया करते थे जानवरों का और जंगलों में जाकर, ठीक है, गैदर करना चीजों को, ठीक है, इस तरीके से हंटिंग भी करते थे, नेचुरल रिसोर्सेज पर भी डिपेंड थे, ठीक है। और इनकी, तो अब आ गया जी इनका लाइफ। मंगोल्स जो थे स्टेपिस ग्रासलैंड सेंट्रल एशिया के, ठीक है, आज मॉडर्न डे मंगोलिया की बात अगर हम करते हैं, वो एरिया था इनका, ठीक है। अब इनका जो एरिया था जिसकी हम बात करते हैं मंगोल एरिया की, ठीक है, वाइड प्लेन ओपन हॉरिजन, बहुत एरिया बिल्कुल खुला, ठीक है। अल्ताई माउंटेन्स वेस्ट में थे, गोबी डेजर्ट इसके साउथ में था, ठीक है। वाइड प्लेन से मतलब खुला एरिया था। रिवर्स कौन कौन सी? ओनोन और सेलेंगा, दो नदियां बहती थी, ठीक है, और छोटे छोटे झरने, छोटी छोटी नदियां, ठीक है, बड़ी नदियों के छोटी छोटी उनकी ट्रिब्यूटरीज, फिर पिघलती हुई, मतलब माउंटेन्स, उनसे पिघलती हुई बर्फ। अब अच्छे सीजन में पूरी हरियाली होती थी, और वहां पर इन्हें स्मॉल गेम होता है शिकार, वहां पर इन्हें जानवर शिकार करने के लिए भी मिलते थे। अब है जी हंटर्स एंड गैदर्स ऑफ नॉर्थ। अब नॉर्थ के पेस्ट्रोलिस्ट, नॉर्थ ऑफ द पेस्ट्रोलिस्ट लैंड इन साइबेरियन फॉरेस्ट लिव्ड। अब देखिए
नॉर्थ की जो पैस्टोरलिस्ट लैंड थी, साइबेरियन फॉरेस्ट, वहां पर ठीक है पैस्टोरलिस्ट रहते थे जो पशु चराने का काम करते थे, और वहीं पर हंटर गैदरर्स भी रहते थे। ठीक है,